So now we have completed the critical social science research methodology, feminist methodology, and postmodern. Now we go to the other non-positivist methodologies in brief. इसके लिए मैंने इंटरनेट को एज रिसोर्स लिया है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एथनो मेथोडोलॉजी चूंकि बहुत बड़ा हो गया था, मुझे लगा कि उसका एक इंडिपेंडेंट अपना सेपरेट लेक्चर ही होना चाहिए। उसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे अभी हम जो कुछ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी मैंने देखा है कि क्वेश्चंस में आ रहे हैं यूपीएससी के, उसको हम ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें पहला है ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी। हम कौन कौन से मेथोडोलॉजी देखेंगे अभी? पहला ड्रामेटर्जिकल, उसके बाद में एथनोग्राफी, फिर है ऑटो एथनोग्राफी, उसके बाद नैरेटिव मेथोडोलॉजी, और फिर है ग्राउंडेड थ्योरी। इन सभी को हम देखेंगे इन अदर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ड्रामेटर्जिकल से। तो ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी के पायनियर है एर्विंग गॉफमैन। इनका की आइडिया क्या था? पहले Goffman is a sociologist who introduced the idea of analyzing social interactions as if they were theatrical performances. उन्होंने अपने बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ उसमें इस मेथड को बताया है। तो इसमें की आइडिया क्या था कि सोशल लाइफ इज लाइक अ स्टेज प्ले, पीपल परफॉर्म रोल्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जिसको फ्रंट स्टेज नाम दिया गया है, एंड रिलैक्स और प्रिपेयर बिहाइंड द सीन बैक स्टेज। सो गॉफमैन सीज एवरीडे सोशल बिहेवियर एज परफॉर्मेटिव। फ्रंट स्टेज कहाँ क्या है? वेयर वी मैनेज इम्प्रेशंस एक्टिवली, एंड बैक स्टेज वेयर वी लेट गो एंड आर मोर ऑथेंटिक। एग्जाम्पल, जैसे कि अ टीचर इन क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो दे स्पीक क्लियरली, दे कंट्रोल द इमोशन, ये है फ्रंट स्टेज। लेकिन वही सेम टीचर जब स्टाफ रूम में होते हैं तो दे वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन, दे जोक अबाउट थिंग्स, तो वो होता है बैक स्टेज, जहाँ पे वो ज्यादा ऑथेंटिक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? व्हाट इट शोज, हाउ पीपल मैनेज इम्प्रेशंस इन एवरीडे लाइफ, हाउ वी एक्ट कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यूज, पोलाइट इन पब्लिक, एक्सेट्रा। तो people consciously control how they appear to others, especially in social situations like interviews, meetings और public gatherings. यहाँ पे हम अपने front stage पे रहते हैं। For example, smiling while being scolded by boss. तो वहाँ पे हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल किए रहना होता है। Speaking politely to a customer despite personal stress, ये तो कई बार होता है। इसको इमोशनल लेबर का नाम भी दिया जाता है। मेथड, ऑब्जर्विंग रियल लाइफ इंटरैक्शंस इन नेचुरल सेटिंग्स। इसको हम स्टडी कैसे करेंगे? ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी में हमारे मेथड क्या होंगे? ऑब्जर्विंग रियल लाइफ इंटरैक्शंस इन नेचुरल सेटिंग्स, जैसे कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, फैमिलीज। तो ड्रामेटर्जिकल रिसर्च रिक्वायर्स ऑब्जर्विंग पीपल इन देयर एवरीडे इन्वायरमेंट्स, उनके नेचुरल सेटिंग में, सीइंग हाउ दे मैनेज रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसे वॉचिंग हाउ नर्स टॉक्स टू पेशेंट्स, वो फ्रंट स्टेज हुआ, एंड हाउ शी टॉक्स टू कॉलीग्स प्राइवेटली, वो उनका बैक स्टेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अ वेटर स्माइलिंग एट कस्टमर्स, front stage, but getting frustrated in the kitchen, backstage. So this is the perfect illustration of Goffman's idea. Social roles requires us to act a certain way, even if our real feelings are different. और एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कॉल सेंटर एम्प्लॉय इन इंडिया यूजिंग एन अमेरिकन एक्सेंट। उनको यूज करना पड़ता है क्योंकि उनके कस्टमर्स अमेरिकन होते हैं कई बार, तो अमेरिकन एक्सेंट में बात करें, स्टेइंग चीयरफुल विद फॉरेन कस्टमर्स, बट लेटर दे शेयर देयर एग्जॉशन विद कॉलीग्स ड्यूरिंग अ ब्रेक। तो ये हमारा हो गया ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी बाय एर्विंग गॉफमैन, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। उसके बाद हम आते हैं एथनोग्राफी पे। एथनोग्राफी ये जो है, ये मेथोडोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से है। तो एथनोग्राफी originated in anthropology, where it was used to study remote tribes and traditional communities. It was later adapted into sociology to study all kinds of social groups. तो what it does, यहाँ पे
डीप लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी और कल्चर किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि मेलविनोस्की एंड सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि एम एन श्रीनिवास, दे हैव यूज्ड इट एक्सटेंसिवली इन फील्ड वर्क। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया जाता है कम्युनिटी या कल्चर वहां पे रह के। सो एथनोग्राफी इज नॉट अबाउट क्विक सर्वे और स्टेटिस्टिक्स, इट रिक्वायर्स इमर्शन, वहां पे जाके रहना होता है ओवर मंथ्स और ईयर्स इन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड। की आइडिया क्या है इसका? टू ट्राई टू ट्रूली अंडरस्टैंड अ ग्रुप, the researcher must live among them, observe them closely and become part of their world. So ethnographers, they blend in, they eat, talk and live like the people they are studying. This helps them to see the world from their group's perspectives. उनके नजरिए से उसको वो समझ पाते हैं, उनके साथ वो रहते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू स्टडी फिशरमैन इन केरला, so you have to go there with them, live with them, go on boat trips with them and stay in their village, तभी आप उसको इतने डीप लेवल पे समझ पाइएगा। फेमस एग्जाम्पल है ब्रॉन्सलॉ मेलिनोस्की स्टडी ऑफ ट्रोबेरलैंड आइलैंडर इन द साउथ पैसिफिक। ही लिव्ड विद देम एंड डॉक्यूमेंटेड देयर कूला एक्सचेंज सिस्टम। अच्छा सॉरी मिस हो गया था, मेथड क्या है इसका? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने अभी बताया की आइडिया क्या है, यू हैव टू लिव अमंग देम। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? द रिसर्चर पार्टिसिपेट्स इन डेली लाइफ, वो फील्ड नोट्स लेते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यूज होता है। सो द रिसर्चर पार्टिसिपेट्स इन डेली लाइफ, दिस इज द मेन टेक्निक ऑफ एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटीज। और फील्ड नोट्स का मतलब क्या हुआ कि उनके अपने डेली रिटन रिफ्लेक्शंस, डेली क्या वो रिसर्चर कर रहे हैं उसको वो लिखते हैं। और इनफॉर्मल इंटरव्यूज मतलब नेचुरल कॉन्वर्सेशंस, उनके सेटिंग में जाके, उनके नेचुरल सेटिंग में जाके, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट या फॉर्मेट टाइप का कोई इंटरव्यू नहीं, उनके नेचुरल कॉन्वर्सेशन में। जैसे मान लीजिए आपको झारखंड में किसी ट्राइबल ग्रुप के को स्टडी करना है, तो उनके साथ जब आपके रहेंगे, उनको डेली क्या कार्य हो रहा है उसको लिखेंगे, एंड हाउ दे परफॉर्म द रिचुअल्स और हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब हर दिन के उनके दिनचर्या को समझने के लिए आपको वहां पर जाकर एक ऑब्जर्वर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसी को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो यहाँ पे यूज होता है। अब कुछ फेमस एग्जाम्पल जैसे कि ब्रॉन्सलो मेलिनोस्की का स्टडी ऑफ द ट्रोबिएंड आइलैंडर इन द साउथ पैसिफिक। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है एथनोग्राफी का। सो मेलिनोस्की लिव्ड फॉर इयर्स अमंग द ट्रोबिएंड आइलैंडर्स स्टडिंग देयर सोशल लाइफ। उसको उन्होंने वहां जाके रह के पढ़ा और समझा। हिज वर्क इज सीन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। He rejected the idea of primitive people, so-called primitive people being irrational. Instead, he showed their lives were highly organized. मतलब हमारे जो assumptions होते हैं कि फलाना जो है सोसाइटी से, मतलब मॉडर्न सोसाइटी से, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी से अलग है, तो वो एक प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो क्या प्रिमिटिव है, क्या मॉडर्न है, क्या रैशनल है, क्या इरेशनल है, इसको वहां पे जाके एक इमर्सिव मेथोडोलॉजी में जाके रहकर उन्होंने इसको क्वेश्चन किया। और इस प्रिमिटिव वाले जो कॉन्सेप्ट है कि वो इरेशनल है, इसको टोटली उन्होंने निगेट किया। उन्होंने बताया कि उनका लाइफ कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ही लिव्ड विद देम एंड डॉक्यूमेंटेड देयर कूला एक्सचेंज सिस्टम। ये एग्जांपल हमें आप दे सकते हैं, ये हमेशा यूज किया जाता है इसमें। अ कॉम्प्लेक्स सेरेमोनियल गिफ्ट एक्सचेंज दैट रीइंफोर्स्ड सोशल बॉन्ड्स, ट्रस्ट एंड हायरार्की, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फंक्शन। तो मेलिनोस्की discovered that the Kula ring was not mere barter, it was ritualistic and helped maintain trust and relationship across islands. तो इसमें क्या होता था? एल्डर मैन एक्सचेंज्ड डेकोरेटिव आइटम्स टू मेंटेन अलायंसेस, मच लाइक गिफ्ट गिविंग। जैसे इंडियन वेडिंग में होता है कि जो दोनों साइड ब्राइड एंड ग्रूम के दोनों साइड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सो दिस इज मच लाइक द गिफ्ट गिविंग ड्यूरिंग इंडियन वेडिंग्स विच रीइंफोर्सेस द फैमिली टाइज। It showed that even so-called primitive societies have rational and structured systems of economy, politics and kinship. उनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्होंने उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। So contrary to the colonial beliefs that the tribal societies weren't logical, they were chaotic, illogical. They had their own rules, hierarchy, systems of governance जो उनको जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ था। अब जैसे इंडिया में गॉन्ड्स हैं, टोडाज हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से लैंड, मैरिज, लीडरशिप सबके डिटेल रूल बनाए हुए हैं।
तो उनके कॉन्टेक्स्ट में जाके चीज़ों को यदि समझना है तो आप अगर वहाँ जाके रह कर समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से उनको बढ़िया से समझ पाएंगे। अब इंडियन सोशियोलॉजी में एथनोग्राफी इज यूज्ड इन विलेज स्टडीज फॉर एग्जांपल बाय एम एन श्रीनिवास, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में भी एथनोग्राफी का यूज होता है डिविएंट सब कल्चर्स में, स्पेशली जैसे गैंग्स, ड्रग यूजर्स, विजिलेंट ग्रुप्स। तो एथनोग्राफी मूव्ड, पहले सिर्फ एथनोग्राफी को ट्राइबल स्टडीज में यूज किया जा रहा था, लेकिन इट हैज नाउ मूव्ड फ्रॉम स्टडिंग ट्राइब्स टू विलेजेस, जैसे कि कास्ट समझना है, मैरिज समझना है, तो वहाँ इस एथनोग्राफी को इसमें भी विलेज स्टडीज में यूज किया गया, जैसे मैंने बताया एम एन श्रीनिवास के द्वारा यूज किया गया है। एम एन श्रीनिवास लिव्ड इन रामपुरा विलेज टू स्टडी कास्ट मोबिलिटी, जो उनका बहुत फेमस संस्कृताइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये विलेज स्टडीज के द्वारा ही किया गया था। फिर ऑर्गेनाइजेशंस को भी यदि समझना है टू स्टडी पावर कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पर भी एथनोग्राफी को यूज किया जाता है। और सब कल्चर्स टू स्टडी डिवियंस, तो वहां पे भी गैंग्स, जैसे एक एग्जांपल है सुधीर वेंकटेश। सुधीर वेंकटेश इन्होंने ब्लैक गैंग्स इन यूएस उसको स्टडी किया वहां पर रहकर, बाय लिविंग विद देम। तो इन चीजों में आप एथनोग्राफी को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो जो है देखा है, ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी और एथनोग्राफी। एथनोग्राफी से ही जुड़ा हुआ एक है ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी क्या है? द रिसर्चर यूजेस देयर ओन पर्सनल लाइफ एज रिसर्च डेटा। Now, autoethnography involves using your own life story, feelings, struggles, and experiences as primary data for research. It blurs the boundary between researcher and subject. ये काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने इस तरह से नहीं देखा था, हम हमेशा समझ रहे थे कि रिसर्चर और जिन पर रिसर्च किया जा रहा है वो अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटीज है, बट यहाँ पे ये मर्ज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दलित वुमेन है, उनको अगर हाउ कास्ट अफेक्ट्स हर एक्सपीरियंस इन एलिट इंस्टीट्यूशंस, मान लीजिए वो पढ़ने के लिए बहुत एलिट इंस्टीट्यूशंस में गई, IIT जैसा कहीं भी, तो वहां पर वो अपने पर्सनल लाइफ को एक रिसर्च के फॉर्म में लिख सकते हैं कि उनके अपने क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कि हाउ कास्ट अफेक्टेड हर और हिज एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस इन एलिट इंस्टीट्यूशंस। इसका की आइडिया क्या है? की आइडिया है कि पर्सनल एक्सपीरियंस इज अ वैलिड वे टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। सो ऑटो एथनोग्राफी चैलेंजेस द आइडिया दैट ओनली ऑब्जेक्टिव डेटा इज वैलिड, कि हमको सर्वे करना होगा, हमको बहुत सारे इंटरव्यूज करने होंगे, हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस को भी बता सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च। इट सेज लिव्ड एक्सपीरियंस कैन रिवील डीप इनसाइट्स इनटू सोसाइटी like discrimination, identity or gender norms. जैसे a Muslim academic writing about being othered in university spaces after let's say communal rights, ऐसा हो सकता है। तो वो उनके व्यू पॉइंट से ही हमको पता चलेगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। ये किसी एक्सपेरिमेंट या किसी ऑब्जेक्टिव वे से, पॉजिटिविस्ट वे से अगर हम पढ़ेंगे तो वो इतना डीप इंसाइट हमको नहीं मिल पाएगा। इसका मेथड क्या है? मेथड है राइटिंग डीपली रिफ्लेक्टिव नैरेटिव्स अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंसेस, लिंकिंग देम टू सोशल थीम्स जैसे कि कास्ट, जेंडर, ग्रीफ, आइडेंटिटी। तो द रिसर्चर टेल्स देयर स्टोरी इन अ नैरेटिव, इमोशनल एंड एनालिटिकल वे, शोइंग हाउ पर्सनल लाइफ इज शेप्ड बाय सोशल फोर्सेस। एग्जाम्पल, जैसे अ स्टूडेंट फ्रॉम रूरल बिहार, a student from rural Bihar writing about language shame in an English medium college and connecting it to class hierarchy. ये उस एक्सपीरियंस से ही लिखा जा सकता है। या फिर कोविड के बाद बहुत सारे लोग अपने, अनफॉर्चुनेटली दे लॉस देयर पेरेंट्स, सो नरेटिंग ग्रीफ आफ्टर लूजिंग अ पेरेंट ड्यूरिंग कोविड एंड कनेक्टिंग इट टू हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज। हर व्यक्ति को का कोविड एक्सपीरियंस सेम नहीं रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओन सोसाइटल पोजीशंस। ये ट्रुथ है, ये सच है। तो कैसे वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एंड कनेक्टिंग इनटू द हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज, कैसे उनको एक्सेस मिला या नहीं मिला इस चीज को। तो
इन चीज़ों को बहुत डीपली नरेट किया जा सकता है अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका यूज जो है इट इज कॉमन इन फेमिनिस्ट और क्वियर और पोस्ट colonial रिसर्च। Autoethnography is widely used in critical fields where identity and marginality matter. It lets oppressed or invisible voices speak from their own position, not be studied by outsiders. तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि कोई इसको बाहर से पढ़ नहीं रहा है, हम अपना ही पोजीशन को खुद ही बयां कर रहे हैं। तो this gives voice to invisible voices. This gives voice to the people who have faced oppression. So feminist researchers sharing their personal struggles with motherhood, work life balance, patriarchy, ये खुद अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखेंगे तो उसमें वो डेप्थ आएगा, उसमें वो अपने पर्सनल और अपने चैलेंजेस, अपने इश्यूज को डीपली नरेट कर पाएंगे। For example, Supriya Singh's autoethnography on widowhood and identity, narrating the everyday autoethnography and the personal sociology, economic and political weekly 2017. इसमें उन्होंने क्या बताया? She shows, Supriya Singh shows how her personal everyday life intersects with larger sociological themes, bringing subjectivity एंड इमोशन इनटू एकेडमिक राइटिंग। तो इन्होंने अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका है ऑफ विडोहुड, उससे एक्सप्लेन किया है अपने एवरीडे को। तो ये इनका अपना खुद का नरेशन है ऑन दिस टॉपिक। उसी तरह से शाह आलम खान, इन्होंने बताया है मुस्लिम आइडेंटिटी इन एलीट स्पेसेस। इन्होंने लिखा बीइंग मुस्लिम इन एम्स। सो ही राइट्स फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव एज अ मुस्लिम academic navigating the elite academic and social institutions, highlighting the subtle exclusion। इस पे इन्होंने बताया। उसी तरह से याशिका दत्त का कमिंग आउट एज दलित इन 2019। सो हर मेमोयर इज अ पावरफुल एथनोग्राफिक अकाउंट ऑफ हाइडिंग हर दलित आइडेंटिटी इन एलिट स्पेसेस। तो ऑटो एथनोग्राफी आपको वो पोजीशन देता है कि इसमें रिसर्चर और रिसर्च अलग अलग लोग नहीं हैं, जिस पे रिसर्च किया जा रहा है सब्जेक्ट्स और जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक ही हैं। तो जहाँ पर जो अपने ऑपरेशन की वजह से या फिर उनका अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी वजह से वो अपने मार्जिनलाइज्ड हैं और उनकी बातों को कोई रख नहीं रहा है, तो ये उन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को दर्शाने का बहुत अच्छा नजरिया है, बहुत अच्छा जरिया है ऑटो एथनोग्राफी। फिर हम आते हैं नैरेटिव मेथोडोलॉजी पे। नैरेटिव मेथोडोलॉजी क्या है? तो अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया है? हमने ड्रामाटर्जिकल देख लिया है, उसके बाद हमने एथनोग्राफी देखा, ऑटो एथनोग्राफी देखा। अब हम आते हैं नैरेटिव पे। नैरेटिव मेथोडोलॉजी क्या है? इट फोकसेस ऑन द स्टोरीज पीपल टेल अबाउट देयर लाइव्स। तो narrative methodology centers on people's life stories as a legitimate source of sociological knowledge. It believes people make sense of their world by telling stories. जैसे कि आपको अगर एक कोई वुमन माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम झारखंड, उनका लाइफ स्टोरी समझना है, तो हाउ शी नरेट्स हर स्ट्रगल shapes her understanding of her identity. How she narrates her struggle, that also shapes her understanding of her identity. तो की आइडिया क्या है यहाँ पे? की आइडिया है कि पीपल अंडरस्टैंड देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड फॉर्म देयर आइडेंटिटीज थ्रू स्टोरी टेलिंग। ह्यूमंस गिव मीनिंग टू लाइफ इवेंट्स बाय टेलिंग स्टोरीज अबाउट देम। इवन हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी कई बार अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टोरी टेलिंग के मेथड से ही बताते हैं कि कैसे बचपन में क्या करते थे, कैसे बड़े हुए, क्या क्या उनके चैलेंजेस आए। तो ह्यूमंस गिव मीनिंग टू लाइफ इवेंट्स by telling stories about them. These stories shape who they are, how they see themselves, and how they want to be seen. अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। नाउ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स narrating their journey through transition, highlighting trauma, rejection, and eventual acceptance. तो ये वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस को एक स्टोरी टेलिंग के मेथड से बता रहे हैं, और जब ये बता रहे हैं तब उस दौरान भी वो कैसे अपने आइडेंटिटी को देखते हैं, वो शेप हो रहा है
वो अपने स्टोरीज के जरिए दी स्टोरी शेप हु दे आर, हाउ दे सी देमसेल्व्स, हाउ दे सी देमसेल्व्स एंड हाउ दे वांट टू बी सीन। ये सभी कुछ एक साथ वहां पे स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस के दौरान कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। इसका मेथड क्या है? इन डेप्थ इंटरव्यूज वेयर पीपल शेयर लाइफ स्टोरीज। द रिसर्चर स्टडीज हाउ द स्टोरी इज टोल्ड। ना केवल क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, उस पर भी फोकस है। व्हाट इज एम्फसाइज्ड एंड व्हाई। क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। बहुत सारे लेवल पे, बहुत सारे लेयर्स पे इसको समझने का प्रयास किया था, इसलिए इसको इन डेप्थ इंटरव्यू कहा जा रहा है। सो दिस मेथड गोज जस्ट बियॉन्ड फैक्ट्स। इट लुक्स एट हाउ पीपल टेल देयर स्टोरीज, हाउ पीपल टेल देयर स्टोरीज, व्हाट दे हाईलाइट और ओमिट, एंड what that reveals about their social world and self perception। उन सब चीजों को देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल स्टूडेंट है, तो दे में हाईलाइट, लेट्स से एक एग्जांपल है, अ ट्राइबल स्टूडेंट में हाईलाइट हर मदर्स रोल इन हर एजुकेशन, downplaying state support, showing how family is seen as the real support system। तो जो उनका अपना लाइफ का स्टोरी रहा है उस हिसाब से यदि वो बताते हैं और उसमें उनके मदर का रोल रहा है एजुकेशन में, तो वो उसको हाईलाइट करें कि बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया बट मदर ने किया। तो ये उनकी अपनी एकदम ज्यादती स्टोरी है। इसको नैरेटिव मेथोडोलॉजी में इन डेप्थ इंटरव्यू से समझा जाता है। इट इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग concepts of trauma, migration, gender identity. So narrative methods are best when studying deeply personal and emotional experiences, especially those not captured by surveys or statistics। Of course, ये जो concepts हैं trauma के या माइग्रेशन के या जेंडर आइडेंटिटी के, ये सर्वे स्टैटिस्टिक्स से तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे ही आप देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टोरीज ऑफ पार्टीशन सर्वाइवर्स, टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स या सर्वे कवर कर सकता है? इसके लिए आपको ये इन डेप्थ लेवल के जो मेथोडोलॉजी है इन्हीं के थ्रू उन चीजों को समझा जा सकता है। एक एग्जाम्पल है लाइफ नैरेटिव्स ऑफ हिजरा कम्युनिटीज। तो गायत्री रेड्डी उन्होंने लिखा है with respect to sex, negotiating Hijra identity in South India 2005। It is based on the narratives of Hijra individuals in Hyderabad। तो LGBTQ plus experiences often remain invisible or stereotyped। So narrative methods यहाँ पर they help bring the authentic self representations into sociology। तो गायत्री रेड्डी जो है इन्होंने शी कंडक्टेड इन डेप्थ नैरेटिव इंटरव्यूज विद द हिजरा इंडिविजुअल्स इन हैदराबाद टू अंडरस्टैंड हाउ दे नेगोशिएट देयर आइडेंटिटी, डिग्निटी, सोशल बिलोंगिंग, और उसको उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी पे। ये जो अदर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है इसमें ये लास्ट है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये सभी से अलग है। कैसे अलग है अभी हम लोग समझेंगे। देयर इज नो फिक्स्ड हाइपोथेसिस, लेट द नैरेटिव्स, इट लेट्स द नैरेटिव टू गाइड द थ्योरी बिल्डिंग। यहाँ पे कोई थ्योरी से हम नहीं चल रहे हैं, नैरेटिव थ्योरी बिल्ड कर रहा है। सो अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड्स वेयर यू स्टार्ट विद अ थ्योरी, grounded theory starts with open-ended data like interviews and builds theory from scratch। तो इसमें पहले डेटा को लेट द डेटा स्पीक फर्स्ट, और फिर उससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी के तरफ। तो इसके फाउंडर्स हैं बार्नी ग्लेसर एंड एंसेल्म स्ट्रॉस। बार्नी ग्लेसर एंड एंसेल्म स्ट्रॉस। So these sociologists pioneered the grounded theory while studying dying hospital patients, letting real life accounts shape their framework। इन्होंने इसको इस तरह से पढ़ा था। तो ये करता क्या है? What it does, it builds new theory from scratch using real world data instead of starting with a theory। So it is perfect for studying new or under researched topics। अगर बिल्कुल कोई नया जिस पे जाएगा या फिर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है तो वहां पे थ्योरी बिल्डिंग तो इंस्टीट्यूशन मतलब थ्योरी बिल्डिंग तो हुआ नहीं है प्रॉपर से, तो इसीलिए वहां पर हम डेटा से आगे बढ़ते हैं, स्पेशली in fast changing societies। For example, researching how gig workers in India like Swiggy, Zomato delivery agents construct work meaning, stress and dignity। तो ये जो स्विगी जोमेटो डिलीवरी ये प्लेटफॉर्म सब बहुत नए हैं, अभी उनके वहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे संबंधित रिसर्च या उनसे संबंधित
स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो यदि उसको समझना है तो हम इस ये ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम डेटा से आगे बढ़ेंगे और वो जो नैरेटिव है वो गाइड करेगा थ्योरी बिल्डिंग को। तो जैसा शुरू में मैंने बताया कि आइडिया क्या है कि लेट द डेटा स्पीक एंड गाइड यू टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। सो रिसर्चर्स शुड नॉट इम्पोज प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, इंस्टेड दे ऑब्जर्व, लिसन एंड सी व्हाट थीम्स नेचुरली इमर्ज फ्रॉम द डेटा। इसका मेथड क्या होगा? The researcher collects data, for example interviews, identifies recurring themes and develops a theory based on those emerging patterns. So this involves coding interviews line by line, noting repeated ideas and then forming a conceptual framework. बहुत ये इंटेंस वर्क है, जैसे कि स्टडिंग द डेली रूटीन्स ऑफ विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स एंड रियलाइजिंग अ पैटर्न ऑफ इमोशनल लेबर, इनविजिबिलिटी लीडिंग टू थ्योरी ऑन इनफॉर्मल केयर वर्क। तो वैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज कलेक्ट किए, लाइन बाय लाइन उसको समझा और उसमें जो रिपीटेड आइडियाज हैं, जो मेन मेन आइडियाज हैं, उसको कोडिफाई किया और फिर आप एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज वेरी यूजफुल व्हेन देयर इज लिटिल एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन टॉपिक, जैसे स्टडिंग migrant women's informal work networks. तो grounded theory is ideal when no prior theories exist or when old theories don't explain the new phenomena. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, स्टडिंग माइग्रेंट वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क नेटवर्क्स। तो वो कैसे, जो माइग्रेंट वुमेन है वो कैसे अपना वर्क नेटवर्क क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनका तो इनफॉर्मल है, दे आर आउटसाइड द फॉर्मल जॉब मार्केट्स। सो और उनका जॉब भी अनरेगुलेटेड है, तो वो किस तरह से अपना नेटवर्क क्रिएट करती हैं, अगर उसको स्टडी करना है तो, क्योंकि इस पे ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है, तो आप पहले डेटा से थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। सो ग्राउंडेड थ्योरी हेल्प्स एक्सप्लेन प्रिकेरियस और इनविजिबल वर्क इन इंडिया वे स्टैंडर्ड जॉब फ्रेमवर्क्स डोंट अप्लाई। तो हमने अभी तक जो है ये अदर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज में ड्रामेटर्जिकल एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी, नैरेटिव एंड फाइनली ग्राउंडेड थ्योरी को देख लिया है।